सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद। चुनावी संवाद के तहत लगातार हमारा सिलसिला चल रहा है उन तमाम शख्सियतों से रूबरू कराने का जो इस लोकसभा चुनाव में महती भूमिका में। कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से भी कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ा रहे हैं। तो हमारे साथ में आज एक ऐसा शख्स इस बातचीत के लिए मौजूद है जो 1, 2, 4 सीटों पर नहीं लड़ा रहा है भाई, 11 सीटों पर प्रत्याशी लड़ा रहा है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप रखी है और उम्मीद ये भी कर रखी है कि राज्य गठन के बाद जो सपना पार्टी देखती आ रही थी और अभी तक पूरा ना हो पाया है, शायद इस बार पूरा हो पाए। पूरा क्या, 11 की 11 सीटें पार्टी जीतने में सफल हो जाए। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव, ऊर्जावान चेहरा, संघर्षपूर्ण चेहरा। तो वो हमारे साथ में। तो स्वागत है किरण जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके हिस्से में जैसे ही ये अध्यक्षी आई, साथ साथ चुनाव भी आ गया, कितने हैरान और कितने परेशान? नहीं, लगभग प्रारंभ से ही और संगठन के विभिन्न दायित्वों के निर्वहन में रहा हूँ मैं जी। जिलाध्यक्ष के नाते बस्तर जिला में युवा मोर्चा से और भाजपा के जिलाध्यक्ष के नाते, फिर प्रदेश मंत्री के नाते 2 टर्म का जवाबदारी मेरी और संगठन ने दिया था। फिर प्रदेश महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश और फिर बिलासपुर संभाग के नाते। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तेजी से हो, अच्छे से हो, इसकी आदत सी पड़ गई है जी। तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच पार्टी संगठन का द्वारा जो कार्यक्रम बनते हैं उसको क्रियान्वयन करवाने की दृष्टि से। करण, बात तो ठीक है, संगठन में भी अच्छा लगता है, पर जब पार्टी विपक्ष में रहती है तो संगठन बहुत अच्छा लगता है। पर जब पार्टी किरण देव के हिस्से में तो वैसे भी ले देकर बस्तर में सामान्य वर्ग की 1 सीट, उसमें किरण देव जैसा अनुभवी राजनेता विधायक बनने में सफल हुआ, तो लोग सत्ता में हिस्सेदारी आपकी देख रहे थे। आप कहाँ संगठन की जिम्मेदारी में फंस गए? नहीं, ऐसे संगठन ने जब भी जो भी दायित्व दिया है जी, मैंने कोशिश की है पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूं जी। और स्वाभाविक रूप से सत्ता और संगठन का विषय भारतीय जनता पार्टी में बहुत पृथक नहीं है जी। आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री वो महामंत्री रह चुके हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी वो भी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। केदार कश्यप जी सहित, श्याम बिहारी जायसवाल जी सहित सभी संगठन के विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। लेकिन चुनाव में आने के बाद और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद स्वाभाविक रूप से और जो लोग सत्ता में मंत्री के नाते विभिन्न दायित्वों से निकल के जाते हैं तो वो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे होते हैं। इसमें कोई पृथकता वाली बात नहीं है और किसी तरीके से समन्वय और बातचीत में किसी प्रकार का कोई अंतर भी नहीं आ पाता है। ये अच्छी बात है। तो एक बार बताइए, कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी में आता है तो थोड़ा समय वमय मिलता है, तैयारी कर ले, जमावट कर ले, क्वेश्चन पेपर आना है तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ ले। आपके साथ तो बड़ा अजीब हुआ, इधर आए और साथ में परीक्षा आ गई, पूरा पढ़ने वढ़ने की तैयारी भी नहीं मिली। अब आप अध्यक्ष बने और साथ ही लोकसभा चुनाव भी आ गया, तो थोड़ा बताइए ना कैसे पास होंगे इस परीक्षा में? नहीं, बहुत बड़ी टीम है भारतीय जनता पार्टी का और नीचे स्तर तक हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ में है, हमारे प्रांत के जो टीम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों की हो, और जिलों की टीम है, हमारे मंडल और नीचे शक्ति केंद्र और बूथ तक की हमारी कमेटी। विधानसभा चुनाव से 1 साल पूर्व ही ये सारी तैयारियां हो चुकी थी, जो विधानसभा चुनाव की दृष्टि से तो थी जी, लेकिन उसका पूरा उपयोग अभी हम लोकसभा की दृष्टि में कर रहे हैं निश्चित रूप से। और सभी का समन्वय, सभी से बातचीत, सभी से कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, और इससे बहुत ही सहयोग मिलता है और हम सभी एक समन्वय के साथ विधानसभा चुनाव के बाद से ही, परिणाम आने के बाद से ही, सरकार के गठन के बाद से ही लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग गए थे। ये कैसी तैयारी में लगे हैं जिसमें अपने हाथों से ही सर कलम कर दिए गए हैं? इतने सांसदों को आपने खुद ही घर बिठा दिया, भरोसा नहीं रहा आपको कि जनता के स्तर पर इन्हें समर्थन मिल पाएगा? नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक विषयों को लेकर अपनी विविधताओं के लिए, अपनी विशेषताओं के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है जी। सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित है
और यही तो खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और जो लक्ष्य हमने रखा है 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का, उस लक्ष्य को साधने की दृष्टि से वे सभी उपाय हम कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सुगमता से, सरलता से हम ये इस लोकसभा सीट में, लोकसभा चुनाव में 11-11 छत्तीसगढ़ की लोकसभा जीत सके। प्रत्याशी एक प्रतीक होता है, पूरी पार्टी लड़ती है, पूरा संगठन लड़ता है, संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ कमेटी तक लड़ता है। वो तो ठीक है किरण भाई, पर इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि मनोज मंडावी ने क्या गुल खिलाया जिसके कारण से इस बार टिकट नहीं पाए। नहीं, चुन्नीलाल साहू जी क्या ऐसा कर बैठे जिसके कारण पार्टी को लगा भाई अभी नहीं उतारा जा सकता। तो थोड़ा जानने में लोगों को दिलचस्पी है कि भाई अगर इन सांसदों ने किया क्या था ऐसा जिसके चलते पार्टी को लगा नहीं भाई रहने दो, किसी और को लाते हैं। नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि ये तो समान अवसर सभी के लिए सुनिश्चित है। स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ता, हमारे उस क्षेत्र की जनता के अनुरूप जो पार्टी के लिए विजय सुनिश्चित करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, उस तरीके से निर्णय होते हैं और निर्णयों में सभी की सहभागिता होती है, सभी की सहभागिता सुनिश्चित होती है और सभी को ये लगता है कि मेरे लिए भी अवसर समान बने हुए हैं। आगे समय में कार्यकर्ताओं को मन प्राण से काम करने की एक ऊर्जा मिलती है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और प्रत्याशी को लेकर कहीं किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं है कि ये प्रत्याशी क्यों हो गया, उसको होना था, वो क्यों नहीं हुआ। संगठन ने जो तय कर दिया, कार्यकर्ताओं ने जो सुनिश्चित कर दिया, वो निश्चित रूप से आपने दुखड़ा नहीं सुना गया, वो बोल रहे हैं ये लगता है मैंने कुछ ज्यादा अच्छा काम कर लिया इसलिए ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरे साथ साजिश हो गई। नहीं, साजिशों के कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं रहती भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए तो आज भारतीय जनता पार्टी और विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ये मामला इतना ही बढ़िया है किरण भाई, तो ये कालीन क्यों बिछा रहे हो भाई? जिन कांग्रेसियों को रात दिन आप जो है जिम्मेदार ठहराते हो देश की बर्बादी के लिए, राज्य की बर्बादी के लिए, वो देश और प्रदेश को आपके अनुसार बर्बाद करने वाले लोग इतने सम्मान के साथ आपके दाएं बाएं खड़े दिखने लग रहे हैं। नहीं, लगातार अभियान चल रहा है, आज इसको रेला बना हुआ है। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है? अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, कार्यकर्ताओं के बाजुओं पे भरोसा नहीं, जो कांग्रेसियों पे इतना भरोसा करने के लिए किरण देव और उनकी पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में ये मान के चलिए कि किसी भी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी की कार्यप्रणाली, उनकी योजनाओं को लेकर जिस तरीके से जनता के मन में उत्साह है जी, कांग्रेस के कई ऐसे लोग हैं जिनके ये लगता है कि अब इस संगठन में अब किसी भी प्रकार का कुछ बचा नहीं है जी। और निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट को लेकर मोदी जी का विजन है पूरे देश के, वो चाहे कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वर्ग हो, इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। और निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उस राजनीतिक दल से जुड़ना चाहेगा जिसके पास विज़न है, डेवलपमेंट का विज़न है, और उस राजनीतिक दल से जुड़ना चाहेगा जिसके पास सर्वाधिक विश्व का लोकप्रिय नेतृत्व है, काम करने की क्षमता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो जितने भी आप देख लीजिए कि वे लोग आ रहे हैं जो निश्चित रूप से जिनका कि अपने क्षेत्र में और स्वयं आ रहे हैं अपने मन से। मेरा सवाल तो समझिए करण भाई, भाजपा के पास लोकप्रिय नेतृत्व है, भाजपा के पास में दृष्टिकोण है, भाजपा के पास में सक्षम लोगों की कतार है, ये सब बात ठीक है। सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि जिन लोगों को आप जिम्मेदार ठहराते हो कि इन्होंने देश की संस्कृति को बिगाड़ दिया, जिनके विषय में आप बताते हो कि ये तो भ्रष्टाचार के पर्याय रहे हैं, जिनके विषय में बताते हो कि इन्होंने परिवारवाद के अलावा कुछ समझा नहीं है, तो कुल मिलाकर जिनको आप खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया करते थे, आजकल आपका ही कार्यकर्ता बड़े अचंभे के साथ देखता है कि जिनको खलनायक बताया जाता था वो आजकल नायक के तौर पर आपके यहाँ आने के लिए। नहीं, ऐसे किसी भी खलनायक को लाया नहीं गया है। और मैंने आपसे कहा है कि जिनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और जो नेतृत्व के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, और हमको भी ऐसा लगता है कि जिनकी कार्यशैली अपने क्षेत्र में अच्छी है और उनका चयन करके जब उनके तरफ से प्रस्ताव आते हैं तो उनका बाकायदा जांच परख करके ऐसे और लोगों को पार्टी में हम स्थान देते हैं। मोदी जी की लहर चल रही थी 2019 में, एक तरफा जीत रहे थे, पर जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से आप पराजय के शिकार हुए। जगदलपुर संसदीय क्षेत्र से, कोरबा संसदीय क्षेत्र से, क्या उस हार ने डराया हुआ है जिसके कारण से कांग्रेसियों को हार पहनाने का मन बनाया हुआ है? ऐसा नहीं है। उस समय भी 11 में से 9
लोकसभा के सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए थे। जी। हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां रहती है, हर क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां रहती है। कहीं कोई कमी रह गई, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया है। और पिछले बार जो 2 सीट हमारे पास नहीं रही है, जिसमें से एक बस्तर लोकसभा है और दूसरी कोरबा लोकसभा, और उस पर फोकस करके कार्य योजना बना के भारतीय जनता पार्टी इस बार उन दोनों सीटों को भी जीतने में अपने पूरी ताकत तो आपकी रणनीति में बड़ा अजीबोगरीब अंतर है। बस्तर में बिल्कुल एक नए कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया गया और कोरबा में एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व सरोज पांडे के रूप में उनको मैदान में ला दिया। थोड़ा इस परिवर्तन के विषय में बताएंगे। कहाँ एक बिल्कुल अदनादा कार्यकर्ता लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए देख रहा है जिसने कभी उससे पहले कोई चुनाव लड़ता हुआ नहीं देखा, और कहाँ सरोज पांडे जैसी शख्सियत, देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनको जो है आपने कोरबा में ला दिया। नहीं, चुनावी राजनीति में तो सबसे प्रथम लक्ष्य रहता है जीत को सुनिश्चित करना। जीत के मापदंड पर जो खरा उतरेंगे, जिस क्षेत्र से निश्चित रूप से उनका चयन होगा। और वरना कोई चुनाव ही ना लड़े जी। अगर संतुष्टि ही करना रहे कि तो कोई चुनाव ही नहीं लड़े, किसी को भी दे दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ा आकलन होता है इसका, और जहां पे जिसकी तो जीत सुनिश्चित होती है। दीपक बैज है, प्रदेश अध्यक्ष है भाई कांग्रेस के, उनके मुकाबले आपने बिल्कुल नए चेहरे महेश कश्यप को ला दिया है। क्या चाहा है? नहीं, दीपक बैज विधानसभा नहीं जीत पाए तो आप लोगों का मन हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष है, थोड़ा सम्मान रहना चाहिए, लोकसभा तो कम से कम जीत जाए, इसलिए ऐसा उतार दिया, या कुछ और रणनीति है? मतलब महेश कश्यप दीपक बैज के मुकाबले किस लिए? देखिए, चुनावी राजनीति में ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। दीपक बैज अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते तो उनके मुकाबले में हमारे मंडल अध्यक्ष ने उनको चुनाव में हराया है जी। इसलिए जीत हार का निश्चय तो जनता करती है स्वाभाविक रूप से। महेश कश्यप भी बहुत मुखर, बहुत योग्य युवा, और उनकी अच्छी लोकप्रियता है, जनता के बीच में अच्छी पैठ है, कार्यकर्ताओं को काफ़ी स्नेह उनको मिल रहा है, और समाज के विविध क्षेत्रों से भी उनके संपर्क अच्छे हैं। और निश्चित रूप से अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस को इतना टाइम नहीं लगता जी। बस्तर लोकसभा का चेहरा चुनने में जी। अभी तक उनके 5 चेहरे ही नहीं चुने गए हैं लोकसभा के जी। तो चिंता उनको होनी चाहिए। हम तो उनसे मीलों आगे चल रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रम तय हो गए हैं और हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चालू हो चुके हैं। विधानसभा वाइज हमारे प्रत्याशियों के प्रवास प्रारंभ हो चुके हैं। हमारी टीम नीचे स्तर तक काम करने लग गई है। तो स्वाभाविक रूप से इसको इस ढंग से देखना कि वो एकदम युवा है और वो अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा। जहां जिसकी जीत की सुनिश्चितता होती है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूरा एक जैसा है, पूरा एक परिवार है। जहां पे जो भी हमारे प्रत्याशी चयनित होकर गए निश्चित रूप से वहां पर पूरे कार्यकर्ता समन्वय के साथ उनका जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए। किरण भाई, आप तो बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, तो इसलिए उन घटनाओं से अवगत हैं जो छत्तीसगढ़ गठन के संदर्भ में थी। अटल जी ने कहा था 11 की 11 सीटें अगर जिता देंगे तो छत्तीसगढ़ बना देंगे, नहीं दे पाए, फिर भी छत्तीसगढ़ बना दिया। पर उसके बावजूद भी भाजपा 11 की 11 सीटें जीत पाने में कामयाब नहीं हुई। अब किरण देव प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अलग अलग तरफ से आवाज़ तो आ रही है 11 की 11 जीतेंगे, पर किरण देव स्वयं क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहुंचेगी गाड़ी, विषय दबाव में है। ये जो आपके दाएं बाएं के लोग दावा कर देते हैं 11 की 11 जीतेंगे, वो कर देते हैं, किरण देव को कितने पसीने आ जाते हैं? कोई पसीना नहीं आता। विषय किरण देव का नहीं है, विषय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है। और मैंने पहले भी कहा कि जो 2 सीट हमारी विभिन्न परिस्थितियों वश छूट गई थी, उन सीटों को भी हम जीत के लक्ष्य में रख के, हमारा लक्ष्य है कि हम 11 की 11 लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करते हुए, और ये उपहार स्वरूप 11 कमल के पुष्प हम प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री कितनी बड़ी समस्या है आपके लिए या कितनी बड़ी ताकत है? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सारी बात हो रही है, क्या महसूस करते हैं किरण देव नरेंद्र मोदी जी को लेकर? क्यों ना हो, स्वाभाविक रूप से आज के समय में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ, जितना पारदर्शिता के साथ विगत 10 वर्षों में उन्होंने भारत को विश्व के मानचित्र पर अपनी योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति से ऊपर लाया है, और ये सिर्फ 10 वर्षों में करके दिखाया है उन्होंने। उनकी योजनाएं देखिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, सभी क्षेत्र के लिए ऐसी उनकी कई कल्याणकारी योजना है जिसका 100% लाभ हमारे प्रत्येक गांव में और ज़्यादातर लोगों को मिल रहा है। मैक्सिमम लोगों को 7-7, 8-8 योजनाओं को। अभी हम लाभार्थी योजना के तहत जगदलपुर क्षेत्र में हमारा जाना हुआ था, तो महिलाएं वहाँ पर तो अपना सब दिखा रही थी। ये प्रधानमंत्री आवास है आपके नरेंद्र मोदी जी का,
शौचालय का मामला हो, चाहे विद्युत कनेक्शन का मामला हो, नल जल योजना का मामला हो। और तो ये भी कहते हैं कि हमारा जान बचाने का काम किया उन्होंने कोरोना के काल में। और इस तरीके से उस परिस्थिति में भी उनको चावल, उनको जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, आज तक चावल की उनको तकलीफ नहीं हो पा रही है। ऐसी कई कल्याणकारी योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना का लाभ, एक परिवार में अगर 7-7, 10-10 मोदी जी की योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसा इसके पहले कब सुना गया था, कब देखा गया था। तो इस तरीके से सिर्फ हमें गर्व होता है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी आज तक एक आरोप उनके ऊपर नहीं लगा सका कोई 10 साल में कि उन्होंने, और सिर्फ 4 घंटा ही विश्राम करते हैं, बाकी समय पूरे देश के विकास में वो लगा रहे हैं। जनता का आगाध इसने बहुत विश्वास उनके प्रति है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि जनता के सभी समाजों की सुध करने का काम वो कर रहे हैं। तो मोदी जी के संदर्भ में तो आपका भरोसा ये है, तो छत्तीसगढ़ में जब बहुमत आया तो एक नया चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया, नाम है विष्णुदेव साय। तो साय जी का 3 महीने का जो कार्यकाल है, इसके संदर्भ में किरण देवी का क्या नज़रिया है? अगर कोई अनुभवी व्यक्ति बैठा होता, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर रहते तो ज़्यादा बेहतर रहता, या साय जी के आने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो गई? नहीं, पहली बात तो यह है कि साय जी का चेहरा नया चेहरा नहीं है जी। साय जी पहले भी संगठन में भी और सत्ता में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन उन्होंने लगातार किया है जी। प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, हमारे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद पूर्व में भी रह चुके थे, वो विधायक भी रह चुके हैं। स्वाभाविक रूप से उनका अनुभव है। दूसरी बात क्या है कि एक ऐसे समाज से रहकर बहुत शालीन, बहुत सहृदय, और देखिए जो बातें विधानसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी ने कही थी जनता के बीच जाकर, मोदी जी की गारंटी की योजना, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, इस बात को विष्णुदेव साय जी ने सिद्ध करके दिखाया है। 3 महीने की सरकार में शपथ लेने के तुरंत बाद जी, और जिस तरीके से उन्हें कैबिनेट बैठाकर और जो निर्णय लिया, जिसमें 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने का निर्णय छोटा मोटा निर्णय नहीं है। उसी प्रकार से महतारी वंदन की हमने बात की थी, ऐसे 72 लाख से भी ज़्यादा पंजीयन हमारी मातृशक्तियों ने किया था, उसमें उनको एक साथ प्रथम किस्त उनके खातों में भेजने का काम, उनका ये निर्णय छोटा मोटा निर्णय नहीं था। हमारे 3100 में और प्रति क्विंटल धान खरीदने की जो विषय हमने रखा था, उस विषय में एमएसपी आने के बाद हमने कहा था कि बहुत जल्दी, और डिफरेंस मनी अंतर राशि जो है 917 रुपये किसानों को खाते में डालने का, ये सारे प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजनाओं से जुड़ी हुई बात है। और इस तरीके से 2 वर्ष के बकाया बोनस राशि उनके खाते में पहला निर्णय था वो भेजने का काम करने का, 21 क्विंटल धान खरीदी का काम, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 से 5500 देने का निर्णय। 3 महीने की सरकार में इतने बड़े बड़े निर्णय और 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि और हितग्राही को खाते में डालने का काम, यही तो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम। जब हम बार बार ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। और इसलिए हम जब बात करते हैं, जैसा आपने पूछा कि नया चेहरा कहीं से नहीं है, काम करने का मादा है, एक स्वच्छ छवि है जनता के बीच में, और लोगों के जो वादे हमने किए थे कि हम सरकार में आने के बाद, और मोदी जी की गारंटी की सभी योजनाओं का, और प्रधानमंत्री आवास जब तक नहीं दूंगा तब तक मैं अपने निवास में नहीं जाऊंगा जी, इस बात को भी उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है। तो इतना सब कुछ किया। 1-2 और सवाल हैं, आखिरी बिंदु पर आते हैं। ये ब्रजमोहन अग्रवाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, कुछ बनाए जा रहे हैं या निपटाए जा रहे हैं, ये सवाल लोगों के जहन में है। किरण देवी क्या सोच पाए? इस विषय पे मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे कद्दावर नेता हैं जी, और लगातार, और फिर समय समय पे भूमिकाएं आगे पीछे होती हैं जी भारतीय जनता पार्टी में, और ये सुनिश्चित किया गया कि हमारे सारे जीत को सुनिश्चित करने के लिए, और क्योंकि आज तक वो चुनाव हारे नहीं है कोई जी, तो स्वाभाविक रूप से उनका चयन हुआ है, निर्णय हुआ है। और आपके लिए कितना अचंभे का विषय है, किसी व्यक्ति को विधायक के स्थान पर सांसद का चुनाव लड़ाया जाता है तो माना जाता है कि उसकी तरक्की हो रही है। आपको स्वयं में कितना अचंभा होता है जब लोग ये सवाल करते हैं ये ब्रजमोहन जी के साथ क्या हो रहा है, तो किरण देवी को भी कुछ अचंभा होता है? ऐसा नहीं है, और ये तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा सा विषय है कि, और वो यहाँ पर जो कि राजधानी है, हमारा राजधानी की सीट है ये, और इसका संदेश भी जाता है जी, और आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा जी, और स्वाभाविक रूप से उनके चुनाव यहाँ लड़ने से आसपास का वातावरण भी बड़ा
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कद्दावर चेहरे बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी तो देखो कितने कद्दावर चेहरे उतारे हैं। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सरकार के कद्दावर मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। इतने कद्दावर लोगों के आने से आप काम वाप तो नहीं रहे? नहीं, इनके इतने कद्दावर नेता हैं, एक भी अपने सीट से नहीं लड़ रहे हैं जी। ऐसे क्या कद्दावर नेता का वो है जो अपना सीट छोड़ के दूसरे सीट से लड़ने जाना पड़ रहा है जी। और पूर्व मुख्यमंत्री जी राजनांदगांव गए जी, दुर्ग से छोड़ के, ताम्रध्वज साहू महासमुंद से गए जी। दुर्ग से छोड़ के, कोई इनके जांजगीर चांपा जा रहे हैं। कद्दावर जनता है जी। जनता निश्चित करती है कौन कद्दावर होगा, इसीलिए जनता को उसका निर्णय पर छोड़िए। आज पूरा देश और निश्चित रूप से फिर से एक बार मोदी सरकार की भावना को लेकर चल रही है और हम निश्चित मान के चलिए कि जनता ने बहुत प्यार, बहुत स्नेह और विधानसभा चुनाव में दिया है। सिर्फ 5 वर्ष में ही भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित किया उन्होंने। भाजपा के मोदी जी की योजनाओं पर, भाजपा की बातों पर विश्वास किया है और कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार और अत्याचार और जिस तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होना, ये सारी चीज़ें थी, उनको जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित किया है। पहली बार 40.27% के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 54 विधानसभा जीतकर जनता ने दिया है। लोकसभा में भी जनता इसी प्रकार का परिणाम देगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी कहते हैं भाजपा की तो असल ताकत ईडी सीबीआई है। आज खबर आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी मामला दर्ज हो गया है आपकी सरकार के द्वारा। क्या कहते हैं किरण देवी? नहीं, इसमें भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको? मुझे लगता है कि अगर ये जांच एजेंसियों का सामना करना चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो वो स्वाभाविक रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हो जी। और अगर उनको कहीं संचालकों के ये जो बहुत सुर्खियां बटोरी है महादेव ऐप ने, तो पूरे देश में जी। छत्तीसगढ़ का नाम बहुत ऊपर तक ले गए महादेव ऐप ने जी। और उसमें जो जांच एजेंसियों के माध्यम से जो नाम सामने आए होंगे, स्वाभाविक रूप से उनसे पूछताछ बातचीत तो होगी जी। और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो निर्दोष होगा उसको डरने की जरूरत नहीं है और जो दोषी है निश्चित रूप से कार्रवाई को तैयार रहना चाहिए उसको। तो जो दोषी है उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब अपन आखिरी बिंदु पर आते हैं किरण जी। आप जगदलपुर के विधायक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम आ गया है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता को, जिस छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आप हैं और जनता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से जनता का आगाज इसने विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर रहा है, उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर रहा है और वास्तव में जनता से निवेदन आग्रह बस यही है कि बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया उन्होंने विधानसभा चुनाव में और उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रत्येक छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की ओर से। और ये लोकसभा चुनाव कहीं कहीं कोई राजनीति से हटकर ये राष्ट्रनीति को लेकर इस पर चिंतन और मंथन का विषय है ये। और राष्ट्रनीति व्यवस्थित हो, सुदृढ़ हो, जिस तेजी के साथ देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और कई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर और विभिन्न कार्य योजनाएं जो उनकी, उसका लाभ सीधे सीधे डायरेक्ट एक समय हुआ करता था कि लोगों तक पैसा पहुंचते पहुंचते 75% पैसा तो लोगों की जेबों में चले जाता था। अब सीधे हितग्राहियों के खाते में जा रहा है पैसा और समूचे देश का विकास की मापदंड पर तय करना, जिन्होंने कश्मीर को अपने देश में वापस लाने का 370 और 35A का मामला सभी के जानकारी में है। आज ये स्थिति है कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जो दुश्मन देश हैं, वो जो भारत को जो आज से 15 वर्ष पहले जो भय दिलाने का काम करते थे, आज भारत से भय खाते हैं। निश्चित रूप से हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी बाह्य सुरक्षा में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई, मोदी जी ने 10 वर्षों में करके दिखाया है। अब मोदी जी का चुनाव है और स्वाभाविक रूप से देश के हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जो हैं उनके प्रति अगाध स्नेह प्रेम है। सब मिलजुल के फिर एक बार राष्ट्रहित में निश्चित रूप से निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, जिनको भरोसा है
कि ये चुनाव राजनीति के तहत नहीं, राष्ट्र नीति के तहत है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के जिस रास्ते पर जा रहा है, उन्हें भरोसा है कि पूरा देश ही नहीं, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति वैसा ही समर्थन व्यक्त करेंगे जैसा अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के प्रति भरोसा जताया। उनका मानना यह भी है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने 3 माह में ही जिस प्रकार का काम किया है, उससे भी आम जनता का भरोसा भाजपा के प्रति बढ़ा है और इसका लाभ भाजपा प्रत्याशियों को होगा। अब भरोसा तो किरण देवी को बहुत है, पर जनता उस भरोसे पर कितना साथ देती है या तो पता 4 जून को चलेगा। लेकिन किरण देवी, आपने इतनी व्यवस्थाओं के बीच में समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं, क्योंकि आपके नेतृत्व में पहला चुनाव होने जा रहा है, तो आपके लिहाज से भी मैदान में ना होते हुए आप पूरी तरह से मैदान में, तो उसके लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के चुनावी संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए सादा बड़ा।